हेलो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आइए आपका भरपूर स्वागत है आपके प्यारे से परिवार विद्याकुल में। बिहार बोर्ड्स आर्ट्स विद्याकुल का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सदैव कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। प्यारे साथियों, इकोनॉमिक्स का ये सेशन आपके लिए स्पेशल है। स्पेशल इस बात में है कि आपके बोर्ड की तैयारियां का तात्पर्य है कि 11th के जो हमारे प्यारे साथी हैं, प्यारे भाई बहन हैं, वे इस बात पर ध्यान देंगे कि आज मैं आपके इस महत्वपूर्ण सेशन में 11th के वे 7 टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें आपको लगभग 30% अंक प्राप्त हो सकते हैं। मतलब 30% अंकों की आपकी रणनीति हम साझा करने जा रहे हैं। इस रणनीति में हम 7 ऐसे टॉपिक इसी सेशन में, इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसीलिए जितने भी लाल लाली हैं, हमारे प्यारे भाई बहन हैं जो 11th की पढ़ाई इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं, वो पहली बार तो अगर हैं तो वो शेयर करें सेशन को, और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। अगर प्लेटफॉर्म पे पहली बार है तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बिहार का नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ और विश्वसनीय चैनल विद्याकुल है। मैं विशाल विक्रम सिंह आपके सामने उपस्थित हूं। जो लोग नहीं जानते हैं, इकोनॉमिक्स की ये शानदार सेशन लेकर के, जहां पर हम लोग आज क्लास 11th में इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। वे 7 टॉपिक क्या क्या हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है प्यारे साथियों, प्यारे लाल लालियों, निर्धनता। किसकी बात की जाएगी? निर्धनता है। और इसी तरीके से आपके सामने आने वाला है दूसरा टॉपिक, जैविक खेती। यह भी पूछा जाता है, ठीक ठाक पूछा जाता है। फिर आता है भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व नीतियां कैसी रही, जो आपके पहले टॉपिक से रिलेटेड है। फिर वैश्वीकरण, जो उसको हम एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण की क्या क्या भूमिका रही ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपका आईएमएफ है, मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसके साथ साथ इसमें एक पॉइंट और भी है, विश्व बैंक। ठीक है। और इसके साथ हम लोग हरित क्रांति की बात करेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हरित क्रांति आई, हरित क्रांति ने किस प्रकार से भारत के जो उसकी रणनीति थी, उसकी आर्थिक विसंगतियां थी, उसमें गरीबी की मार थी, बेरोजगारी थी, कृषि और उत्पादकता की जो कष्टकारी संभावनाएं थी, उनमें किस तरीके से हरित क्रांति ने अपना छाप छोड़ा। फिर इसके बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, पंचवर्षीय योजनाएं। तो ये आपको जो 7 टॉपिक मिलने वाले हैं, इनको हम लोग लास्ट तक सारी चीजें 1 बाय 1 देख लेंगे इसी सेशन में, इसी वीडियो में। ठीक है, तो अंत तक बने रहो। तो ये 30% का जो मामला है वो यहीं से क्लियर होने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो पहला पॉइंट हमारे सामने ये है प्यारे बच्चों, निर्धनता। निर्धनता क्या है? तो आइए निर्धनता पर हम आपको 1 बाय 1 हर एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। तो हम यहां लिखने जा रहे हैं, ये समाज की ऐसी अवस्था या ऐसी समस्या जिसमें समाज की ऐसी समस्या जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति मूलभूत आवश्यकता। अब मूलभूत कहोगे कि क्या होता है गुरुजी? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु या पूर्ति में क्या दिखाई देता है? आवश्यकताओं की पूर्ति में प्यारे साथियों, ठीक है, हमको पर्याप्त अवसर, आय और इनकी विसंगतियां दिखाई देती हैं। आय, अवसर की कमियां दिखाई देती हैं। तो ऐसी अवस्था, कोई समाज हो जिसमें आय और अवसर की
और मूलभूत आवश्यकताओं की जो कमियां दिखाई देती हैं, ठीक है, आय और अवसर अगर नहीं होगा तो इससे मूलभूत आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं होगी। अब इसमें हम कुछ पॉइंट वहां पे नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इस पर ध्यान देना। मूलभूत आवश्यकता क्या है बेटा, जब आप प्रश्न लिखें तो उसका अंडरलाइन करते हुए चले जाएं, हो सके तो इन्वर्टेड कॉमा भी मार दें। और इसमें आय और अवसर है, मतलब ऐसी समस्या समाज की जिसमें क्या होता है कि हम अपने रोटी कपड़ा और मकान की ही व्यवस्था न कर पाए। इन तीनों मूलभूत आवश्यकताओं में ही हमारे क्या कहते हैं जंग लग जाए, ठीक है, इसी में ऊहापोह मची रहे, तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की तो बात ही अलग है। क्लियर है। अब इसको आगे अगर हम लोग बढ़ाएंगे कि निर्धनता इस तरीके से है, तो कुछ कमेटी बनी, ठीक है, उन कमेटियों ने एक बात सुझाई, जैसे रंगराजन समिति थी और रंगराजन समिति हो, आईएमएफ की रिपोर्ट हो, विश्व बैंक की रिपोर्ट हो, ये या तेंदुलकर समिति हो, यहां से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। इन समितियों के द्वारा भी ये सुझाया गया, क्या सुझाया गया, इस पर बनी हुई समितियां हैं। इन्होंने एक बात ये बताई कि इसका निर्धारण कैसे हो, तो दो चीजें आपके सामने रही। एक तो 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी की बात की जाती है, लेकिन ये कहां की जाती है, ठीक है, कि इतनी हमको चाहिए, ऊर्जा की बात की जाती है, तो ये है आपके शहरी क्षेत्र में, क्या है, शहरी क्षेत्र में इतनी बातें होना चाहिए। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में तो 2400 कैलोरी की बात की जाती है। अच्छा, 2400 कैलोरी की बात, ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र में है। अब देखो, अगर हम इन दोनों क्षेत्रों की बात कर लेते हैं तो हमको ये समिति भी पता चली, इसकी परिभाषा भी पता चल गई और साथ ही साथ ये पॉइंट भी पता चल गए। अच्छा, अगर इसमें हम लोग एक बात और ऐड करें कि सर इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि गरीबी हो या निर्धनता हो, गरीबी हो या निर्धनता हो, गरीबी हो या फिर निर्धनता की बात हो, इन दोनों को हम लोग इनके कारण कैसे देखेंगे, तो इनके कारण को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इनके कारण को कैसे देखेंगे, तो कारण को हम ऐसे पॉइंट वाइज देख लेंगे। पहला कारण तो भाई हमारा होगा कि भाई हमारा जो आर्थिक कारण है, आर्थिक विकास का अभाव, ठीक है, जो सरकारी नीतियां हैं, सरकारी नीतियां, तो सरकारी नीतियों का चाहे इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो सरकारी नीतियों में चाहे कमी है, ठीक है, और चाहे कार्यान्वयन में कमी है, या कार्यान्वयन में कमी, आप कह दो क्रियान्वयन में कमी, मतलब उसका क्रियान्वयन में कमी है, ठीक है, तो दोनों चीजें आप लिख सकते हो, इसलिए गरीबी या निर्धनता बनी हुई है भारत में, ऐसा भी बोल सकते हो। फिर इसके बाद में आप एक पॉइंट लिखोगे कि भाई इसमें अगर हमको ये चीजें हैं तो रोजगार के अवसर कम है, रोजगार के अवसरों में कमी। अब देखो, अगर हमको यही पॉइंट पता चल जाए, ठीक है, अगर यही पॉइंट हमको पता चल जाए तो आपको ये बातें, इसका आंसर लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। रोजगार होगा तो हमारे पास पैसा होगा, तो हमारी गरीबी निर्धनता दूर होगी और इससे मौलिक संसाधन, मौलिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। फिर इसके बाद में एक तो जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट भी है। अच्छा, जनसंख्या विस्फोट भी है, इसके कारण भी अगर हमारे हाथ में 5 रोटी आनी थी तो अब हमारे जो बाकी सगे संबंधी हैं या जो पूरी की पूरी फैमिली में मेंबर ज्यादा है तो उनमें बट गई, रोटी कम हो गई, पोषण का अभाव हो गया। तो आर्थिक विकास हो, सरकारी नीतियों में क्रियान्वयन या उनमें खुद की कमी हो, रोजगार के अवसरों में कमी हो, जनसंख्या विस्फोट हो, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इनको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, अगर इसके हम निवारण की बात करें कि निर्धनता निवारण पे हम क्या लिख सकते हैं, तो निर्धनता निवारण के लिए, निर्धनता निवारण के अगर हम उपाय सुझाएं, निवारण के अगर उपाय सुझाया जाए तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, इनको भी हम लोग देख लें
पॉइंट वाइज करके। अच्छा, तो अगर हमने पहली बात कही कि भाई इस पर अगर हम निवारण की बात कर लें तो निवारण को ऐसे पॉइंट में आप देख लो। कैसे पॉइंट में होगा सर? तो एक तो अवसंरचना विकास होगा, अवसंरचना विकास पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अवसंरचना विकास मतलब हो गया कि रेल हो गई, सड़क हो गई, विद्युत हो गई, ठीक है, शिक्षा हो गई, क्लियर। और इसी के साथ साथ अस्पताल हो गए, इसी के साथ साथ स्कूल हो गए, ठीक है, इन पर भी निर्माण कार्य हो। और इस निर्माण कार्य में जाहिर सी बात है कि रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ने से ठीक है गरीबी कम हो जाएगी। फिर सरकारी नीतियां, और नीतियां कैसी हो? कल्याणकारी हो, ठीक है, इसका एक बात होगा कि कल्याणकारी हो, ठीक है, कल्याणकारी हो। वो गरीबी और भुखमरी के लिए जैसे अन्न की जितनी भी योजनाएं होंगी, ठीक है, योजनाएं हैं वो सभी इसी में आयुष्मान भारत कार्ड से लेकर के, ठीक है, पेंशन की जितनी हस्तांतरण भुगतान होता है वो अभी गरीबी को कम करने के लिए आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर जनसंख्या नियंत्रण हो, पहली बात तो ये हो जाए, जनसंख्या नियंत्रण के जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उन पर भी काम किया जाए, क्लियर। और जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, सरकारी अवसर अगर विकास हो जाएगा तो फिर हम रोजगार सृजन की बात करेंगे, रोजगार का सृजन हो, यह बात भी हो सकती है। अगर रोजगार का सृजन करना है तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि शिक्षा का स्तर बढ़िया किया जाए, शिक्षा स्तर का विकास किया जाए, शिक्षा स्तर में वृद्धि की जाए। और अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी तो निर्धनता, बेरोजगारी, जो भी चीजें आपके सामने पोवर्टी जाती रहेगी, ये बिल्कुल बात लिख लो, सामने रख लो। अच्छा, अब इसके बाद में अगर हमारे पास आता है तो दूसरा पॉइंट आता है प्यारे साथियों, जैविक खेती। जैविक खेती क्या होती है, आइए इस पर भी हम लोग प्रकाश डालते हैं। ये आपको देखिए कितना बढ़िया पौधा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये होता क्या है जैविक खेती? जैविक खेती ऐसी खेती होती है, ऐसी कृषि प्रणाली जिसके अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, को छोड़कर, कीटनाशकों को छोड़कर मात्र आप क्या करते हैं, जैविक, ठीक है, जैविक मतलब जैविक खाद्य या प्राकृतिक एवं प्राकृतिक हो जाए। और प्राकृतिक के साथ साथ आपके पास क्या हो जाए कि पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके उत्पादन करना, कृषि उत्पादन करना। तो ऐसी कृषि प्रणाली जिसके अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों को छोड़ते हुए मात्र जैविक खाद्य या प्राकृतिक एवं पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन करना होता है। क्लियर है? तो यहां पर आपको कुछ चीजें अंडरलाइन करनी होंगी। और कौन सा अंडरलाइन करना होगा कि ऐसी कृषि प्रणाली, इसका मतलब ये कृषि प्रणाली है जैविक खेती, जिसके अंतर्गत हम ना रासायनिक उर्वरक का उपयोग करेंगे, ना कीटनाशकों का उपयोग करेंगे, इनको छोड़ते हुए मात्र जैविक खाद, प्राकृतिक या पारंपरिक तरीकों का, जो आपका टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग पारंपरिक ढंग से चीजों को अपनाएंगे। अब पारंपरिक ढंग क्या है? जैसे केचुए वाली खाद, गोबर की खाद, जो फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं
वो रासायनिक ना होकर के जो पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। यहां पर हमको खासकर यह ध्यान रखना होगा कि स्वास्थ्यवर्धक हो, वो भोजन भी, वो प्रोडक्ट भी जो हमने उत्पादन किया है, साथ ही साथ पर्यावरण अनुकूल हो। तो दो बड़ी बातें इसमें सम्मिलित हैं। मतलब जैविक खेती का अगर उद्देश्य देखा जाए, अगर जैविक कृषि का उद्देश्य देखा जाए प्यारे साथियों, तो यहां पर जैविक कृषि का उद्देश्य, जैविक कृषि का जो उद्देश्य है वो इस तरीके से हमको दिखाई देता है। जैविक कृषि के उद्देश्य को हम इस रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो उद्देश्य आपको दिखाई दे रहे होंगे, जहां सबसे पहला उद्देश्य क्या है, सबसे पहला उद्देश्य है तो ये स्वास्थ्य वर्धक हो, ठीक है, हेल्पफुल हो, और दूसरा है पर्यावरण अनुकूल हो। ऐसी कृषि प्रणाली जो पर्यावरण अनुकूल भी हो, लाभदायक हो, क्लियर, पर्यावरण अनुकूल हो और साथ ही साथ स्वास्थ्यवर्धक हो। ये बातें क्लियर हो गई, ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। ठीक, तो पर्यावरण अनुकूल कहने का मतलब है कि स्वास्थ्यवर्धक कहने का मतलब ये लाभ है। और अगर इसको हमको दिखाना कि जैविक खेती के लाभ क्या हैं, तो जैविक खेती के लाभ भी आप दिखा सकते हो। लाभ क्या होंगे, तो एक तो भाई स्वास्थ्य के लिए लाभ होगा, क्योंकि अच्छा उत्तम भोजन करोगे आप, ठीक है। दूसरा पर्यावरण के लिए लाभ होगा, पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा। अब पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा कैसे, पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा ये कैसे आप साबित करोगे। एक तो बात हो जाएगी भाई इसमें प्रदूषण कम होगा, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, ठीक है, और चाहे वह जैविक प्रदूषण हो, चाहे वो हमारे पानी में प्रदूषण हो। जब कीटनाशक बह करके जाता है, फर्टिलाइजर बह के तो वाटर पोल्यूशन होता है। इससे जब जैविक खेती करेंगे, गोबर वाली खाद करेंगे, तो दो चीजें तो सीधे सीधे रुकेंगी। एक मृदा प्रदूषण रुकेगा, तो यह लाभ हो जाएगा हमारे लिए, मृदा प्रदूषण, एक तो ये बात हो जाएगी। दूसरा है जल प्रदूषण रुकेगा, क्लियर है, तो प्रदूषण भी हमारे पास रुकने वाला है। और दूसरा तीसरा है किसानों का सशक्तिकरण होगा। किसानों का क्या होगा, किसानों का सशक्तिकरण होगा। जब बड़े पैमाने पर हम लोग उत्पादन करेंगे बेटा, तो बड़े पैमाने पे उत्पादन करने पे लागत कम आएगी, लागत में कमी हो जाएगी, और लागत में जब कमी होगी तो ये प्रोडक्ट भी एक तो उत्तम गुणवत्ता युक्त होंगे ही होंगे, साथ ही साथ लागत में कमी होगी, तो इससे किसानों का सशक्तिकरण होगा, ठीक है, उच्च गुणवत्ता युक्त, तो इसकी इंटरनेशनल मांग भी बढ़ जाएगी। तो एक तो ये लाभ हो गए आपके सामने, क्लियर, तो उद्देश्य भी आपको क्लियर हो गया और लाभ भी क्लियर हो गया आखिर में करते क्या है। और प्राकृतिक चीजें अगर इसमें आ गई तो इसमें मल्चिंग की बात कर देते हैं। जब हम नालियां बनाते हैं तो बीच बीच में हमने पौधों के बीच में क्या डाल दिया, जो खरपतवार हो गए वो। दूसरी बात ये हो गई जो भी हमारे पास सड़े गले आइटम है वह भी, जैसे पराली का मैटर आता है पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में, तो पराली जलाने से अच्छा है कि हम उसको कंपोस्ट खाद बना दें। जब हम पारंपरिक खेती करें तो केचुए को जो प्राकृतिक संरक्षण की बात आती है, ठीक है, जैविक संरक्षण की बात आती है, वह भी हमको कहीं ना कहीं एक बायोडायवर्सिटी क्रिएट करने में हमको हेल्पफुल होगी जैविक खेती। तो स्वास्थ्य के लिए हो गई, पर्यावरण के लिए हो गई, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई, और साथ ही साथ पर्यावरण अनुकूल होने के साथ ही ये अर्निंग बेहतर होगी, अर्निंग बेहतर होगी, उत्पाद अच्छा होगा, तो एक बायोडायवर्सिटी, ठीक है, वह भी एक अच्छी क्रिएट होगी, और हमारे जो भी पदार्थ सड़े गले बच जाते थे जिनका कोई उपयोग नहीं होता था, उनसे भी उपयोग हो पाएगा। क्लियर हो गया प्यारे साथियों? तो अगर क्लियर है तो आगे की तरफ भाई लाइक करना ना भूलो। अब फिर बात आती है भू राजस्व व्यवस्था। क्या आती है भाई भू राजस्व व्यवस्था? ये व्यवस्था थी क्या? तो इस व्यवस्था में हमको तीन चीजें दिखाई देती हैं। पहले अध्याय में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसमें हम लोगों को यह टॉपिक मिलता है, जहां पर हमको तीन प्रकार की, ये इतिहास का भी पार्ट हो जाता है, तो तीन प्रकार की भू राजस्व प्रणालियां दिखी ब्रिटिश काल में। तो अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें,
ठीक है। EIC की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसके समय में 3 प्रणालियां लगाई गई। तो भू राजस्व नीतियों को हम लोग ऐसे कैटेगराइज कर लेते हैं। तो एक तो पहले थी हमारे यहाँ स्थायी बंदोबस्त। क्या थी? स्थायी बंदोबस्त। अच्छा भाई, स्थायी बंदोबस्त थी, हाँ स्थायी बंदोबस्त की बात होती है। फिर इसके बाद में बात आती है रैयतवाड़ी की, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और फिर इसके बाद में आती है बात महालवाड़ी की, महालवाड़ी व्यवस्था। तो ये तीनों व्यवस्थाएं आपके सामने आ जाती हैं। अब तीनों व्यवस्थाओं को कैटेगराइज करते हुए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी और किस तरीके से इसको हम लोग मैप के साथ समझ लेंगे। तो अगर स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो ये कार्नवालिस का समय था, ठीक है, ये कार्नवालिस का समय था। तो ये 1700 अगर हम 93 की बात करें, ठीक है, 1700 की अगर हम बात करें तो ये कार्नवालिस का समय आ जाता है, लॉर्ड कार्नवालिस। क्लियर है? अब कार्नवालिस के समय में इसको लगाया गया और इसको लगाने की बात ये थी कि ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्रों में लगाई गई। क्लियर है? अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अगर लगाई जाएगी तो आपको सीधा सीधा ये मैटर दिखाई देता है, ये वाला पूरा का पूरा इलाका आपको दिखाई देगा, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला क्षेत्र, ठीक है। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र होगा ये आपको इससे लगता हुआ दिखाई देगा कि पूरे इलाके में आपको कहीं ना कहीं ये स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था आपको दिखाई देती है, ठीक है, कार्नवालिस है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, दूसरे पॉइंट की बात करें, तो ये रैयतवाड़ी आ गई। और रैयतवाड़ी में अगर हम बात करें तो ये दक्षिण भारत में थी। कहां पे थी प्यारे साथियों? तो रैयतवाड़ी की व्यवस्था ये दक्षिण भारत में थी। और कैप्टन रीड और मुर्नो की बात थी, ये कैप्टन रीड और कैप्टन मुनरो की बात थी। तो रीड और मुनरो जब इसको लगा रहे हैं तो ये दक्षिण भारत में थी, ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, दक्षिण भारत का मतलब क्या हुआ? ये पूरा का पूरा इलाका, ठीक है, दक्षिण भारत वाला इलाका, यहां पर आ जाओ। क्लियर? और इस इलाके में आपको ये देखने को मिल जाती है कृषि, ठीक। तो दक्षिण भारत वाला इलाका हो गया। अब इसके बाद में अगर आता है तो मामला आ जाता है किसका? महालवाड़ी का। तो ये पश्चिमी भारत में थी, ठीक है, पश्चिमी भारत में थी, हार्ड मैकेंजी के द्वारा लगाया गया था। ठीक, मैकेंजी के द्वारा लगाया गया था। अब ध्यान दे लो, ये ऊपर वाला इलाका था, इस साइड वाला, ठीक, ये पूरा का पूरा इलाका था, ये वाला इलाका था, ठीक। लेकिन इसमें एक खास बात क्या थी? खास बात को आप बिल्कुल ध्यान लो खास तरीके से। ये जो महाल थे ना, महाल ऐसे समूह होते थे जो गांव के समूह थे, ठीक है, जैसे प्रधान वाली बात हो जाती है तो उनको का टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, ये ग्राम समूह थे, ठीक है, ग्राम समूह थे, इनके द्वारा टैक्स पे किया जाता था, ठीक। और अगर हम बात करें तो ये लगभग 30% भाग पर लागू थी। कितने प्रतिशत भाग पर? 30% भाग पर। अगर हम रैयतवाड़ी की बात करें तो ये लगभग 51% भाग पर लागू थी, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग 20% भाग पर लागू थी। भारत के 19% भाग 20% पर लागू थी। अब इसमें बात कर रैयत मतलब यहाँ किसानों से सीधा सीधा पैक्ट था। तो यहाँ जो मालिक था वो था किसान। कौन था? रैयत का मतलब वो था किसान। तो ये किसानों से सीधे बात ही थी और किसान इसको टैक्स को जमा करने की बात करता था। तो यहाँ हो गया किसान और यहाँ हो गया ग्राम समूह, ये टैक्स जमा करता था। फिर तीसरी बात आ जाती है ये कार्नवालिस वाली। तो यहां मामला था, चूंकि स्थायी बंदोबस्त है, इसको जमींदारी भी कहते थे, इसको इस्तमरारी भी कहते थे। स्थायी मतलब बहुत लंबे समय के लिए, इसको इस्तमरारी भी कहते थे, मालगुजारी भी कहते थे, ठीक। तो ऐसा बंदोबस्त जिसमें खुद जमींदार ही ले जाकर के पैसा जमा करता था या टैक्स कलेक्शन का काम करता। तो यहां जमींदार हो गया स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस वाला।
रैयतवाड़ी रीड मुंडो हो गए, यहाँ पे किसान स्वयं था। ग्राम समूह जिसमें थे तो महालवाड़ी था, ये दक्षिण भारत के इलाके में था और 30% भाग पर था। ये बातें आपके सामने हो, जहां टैक्स कलेक्शन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा धन भारत से निकाला। क्लियर। अब तीनों में आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, अंतर भी कर सकते हो, तीनों की अपनी अलग अलग बातें भी बताए और टाइम पीरियड भी बता सकते हो। ठीक है, तो 1920 के करीब करीब में इनको भी लागू किया गया था। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक, क्लियर हो गया? बोलो भाई, इतनी बातें क्लियर है? चलो भाई, अब इसको भी 92-93 लागू किया गया, इसको 30 के बाद में याद किया गया 1800, वैसे 19 को 1819-20 की बात थी, लेकिन इसको सही तरीके से अप्लाई किया गया 1830 के बाद। ठीक है, ये दक्षिण भारत की पश्चिमी भारत की बात थी। रैयतवाड़ी भी 92 के करीब करीब में चली, फिर आगे ये कंटिन्यू होती है रेगुलर आगे की तरफ। ठीक, तो ये आपके जितने परसेंटेज थे, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन यहां से लिया जाता था। ठीक है, यहां से लिया था स्थायी बंदोबस्त, तो इसलिए यह स्थायी बंदोबस्त सबसे ज्यादा भयंकर, ठीक है, लूट का विषय थी। आगे के विषय की अगर हम बात करें तो ये वैश्वीकरण आ जाता है आपके सामने। अब वैश्वीकरण क्या था? तो एक जगह से दूसरे क्षेत्र को जोड़ना। भारत में वैश्वीकरण का मामला कब आया? 1991 से आया। ठीक है, कब से आया? 1991 से ये नीति भारत में आती है, भारत में लागू की जाती है। अब इस नीति के तहत हमको 3 नीतियां पहले साथ साथ पढ़नी है, हमने प्यारे साथियों को पढ़ाया भी है, एल, पी और जी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था भाई? एक तो उदारीकरण था, प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया निजीकरण, कंपनियां स्वयं अपने से काम करें, और तीसरी बात थी वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का टॉपिक जो आता है आप में, यह अध्याय 3 के अंतर्गत आप देखने को मिलता है। अध्याय 3 आपका वैश्वीकरण उदारीकरण वाला ही है। अब इसमें हुआ क्या? वैश्वीकरण में एक विश्व को, ठीक है, एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ना, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश के साथ जोड़ना, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ये बातें क्लियर हो गई? तो एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, इसका तात्पर्य यह हो गया कि अब हमको क्या करना है? अगर एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से अगर जुड़ रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हो गई कि उसमें आयात निर्यात, आयात निर्यात के बाद में विनिमय दर, विनिमय दर के साथ ही साथ कि कितनी मांग हो रही हो, कितनी आपूर्ति हो रही है, इन दोनों की चर्चा की जाने लगी। और एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के कंपेयर, मतलब मुद्रा का भी कंपेरिजन होगा, व्यापार का भी कंपेरिजन होगा। और अगर कोई व्यापक आर्थिक महामंदी आती है तो ऐसे कंडीशन में हम किस तरीके से आंतरिक, ठीक है, अंतर निर्भरता को व्यक्त करेंगे, यह बात बताई गई वैश्वीकरण में। तो वैश्वीकरण से एक देश दूसरे देश से जुड़ गया, एक विचार दूसरे विचार से जुड़ गए, साथ ही साथ लेन देन की भी अपने नए नए प्रतिमान गढ़े जाने लगे, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जाने लगे। भारत उस समय सबसे ज्यादा उधारी के दौर से गुजर रहा था। 47 टन सोना कहा जाता है कि इसमें रखा गया था, और फिर भी भारत से ये गुजारिश की गई, ये शर्त रखी गई, एग्रीमेंट किया गया कि आपको अपने यहाँ पे नीतियों में सुधार करना होगा। और ऐसा समय था 1991 का दौर, जिसमें हम लोगों ने एलपीजी को अपनाया था, उसी में से है वैश्वीकरण। तो एक देश की व्यवस्था को दूसरे देश की व्यवस्था से साथ जब जोड़ देते हैं तो उसे वैश्वीकरण करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है पैरेलली, ठीक है। अब देखो आईएमएफ की बात अगर कर ली जाए, अगर हम लोग आईएमएफ की भी बात करें तो आईएमएफ की चर्चा बहुत शानदार तरीके से हम लोग कर सकते हैं।
समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अच्छा, आईएमएफ की अगर हम बात करें तो एक आईएमएफ है और एक है आपका विश्व बैंक, तो दोनों सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, पहले ये जान लीजिए, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं। अब इन दोनों संस्थाओं को याद रखना, इन दोनों संस्थाओं को जुड़वा बहनें कहा जाता है, जुड़वा बहनें कहा जाता है। ऐसा मान लीजिए संस्थाएं हैं ना, तो जुड़वा बहनें भी हो गई। तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और जुड़वा बहनें। अच्छा, यहां से जो मामला बना क्वेश्चन वो ऐसे बना इन पॉइंट्स पर कि सबसे पहले तो अगर हम आईएमएफ की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो या फिर इसे वर्ल्ड बैंक कह दें, विश्व बैंक कह दें, इन दोनों संस्थाओं का जो जन्म होता है, इन दोनों संस्थाओं का जन्म कब होता है भैया? तो इन दोनों संस्थाओं का जन्म होता है 1944 में। क्लियर? जुलाई 1944। क्या था? जुलाई 1944। लेकिन इनका जो स्थापना के बाद, ये तो स्थापना की बात हो गई, ये स्थापना था, ये स्थापना हुई, लेकिन इनका जो कार्यान्वयन था, जो ये प्रक्रिया में आई, ठीक है, कार्य करना शुरू किया, कार्यरत जब हुई, तो ये था आपका दिसंबर, लग गए एक वर्ष 1945। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, स्थापना होती है जुलाई 44 में। और अभी तक इनमें अगर हम बात करें तो इनमें 5 अलग अलग संस्थाएं हैं, ठीक है। इनमें 189 देश, लगभग 189 देश सदस्य हैं, 189। और इसके बाद में अगर हम आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ में लास्ट में कोसोवो बना हुआ है, ठीक है, 190 सदस्य हैं, इसको भी देख लेंगे, ठीक है, एक आगे पीछे हो सकता है। तो ये बातें क्लियर हो गई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की। इनका काम क्या है और ये कहां से इनका हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर पर भी क्वेश्चन बनते हैं, हेडक्वार्टर को भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो हेडक्वार्टर है बेटा, हेडक्वार्टर को भी ये वाशिंगटन डीसी में है। कहां पे है? वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। अच्छा, इनका जन्म कहां से हुआ? तो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रेटन यूएसए में ब्रेटन वुड्स प्रणाली, ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा, और एक ब्रेटन वुड्स प्रणाली भी 12th में पढ़ोगे, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ और यहीं से इन दोनों संस्थाओं का जन्म होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये काम क्या करते हैं? तो गरीबी को दूर करना, निर्धनता को दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना, और इसके लिए वित्त और वित्तीय सलाह, वित्त और वित्तीय सलाह दोनों उपलब्ध कराना इनका काम है। ये इंटरनेशनल ट्रेड में भी हस्तक्षेप करते हैं, ये अवसंरचना विकास के लिए भी पैसा देते हैं। तो बेरोजगारी, निर्धनता, भुखमरी, इन पर भी काम करने के साथ साथ ये वित्तीय सहयोग भी प्रदान करने वाली संस्थाएं जो विश्व युद्ध के बाद हमारे सामने आती हैं। तो यहां पर भी आप इनके कार्य को भी देख सकते हैं, इनके कार्य को भी हम यहां लिख दें, ये वित्त देंगी, वित्त व्यवस्था, वित्त पोषण का कार्य करेंगी, विश्व बैंक से भारत को मिला था पैसा, ठीक है, और फिर वित्त के साथ साथ ये सलाह भी देंगी, अच्छा सलाहकारी भी हैं, साथ ही साथ रोजगार सृजन का भी काम करेंगी, रोजगार का भी बात करेंगी, गरीबी, भुखमरी दूर करने की बात करेंगी, ठीक है, निर्धनता दूर करने की बात करेंगी, रोजगार सृजन की भी बात करेंगी, इसके लिए भी पैसा देंगी, और साथ ही साथ अवसंरचना विकास, ठीक है, अवसंरचना विकास की भी बात करने वाली ये संस्थाएं हैं, ठीक। तो रोजगार में किसी के साथ साथ जो विनिमय दरों का फिक्स करना है, उनको भी, जो लोचशील है, तृतीय है, वो तो मार्केट द्वारा होता है, लेकिन जो फिक्स है उसको भी आईएमएफ द्वारा, किसी संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता। तो एक तो ये बात हो गई आईएमएफ और विश्व बैंक को हमने आपको समझाने का प्रयास किया। फिर है हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या था? हरित क्रांति 1960 का दशक था, भारत में 1960 का दशक था, और इस दशक में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि भारत के सामने
जो सबसे कठिनाई वाली बात थी वो क्या थी? एक तो आपके पास भुखमरी की बात थी, भुखमरी, और दूसरी बात थी निर्भरता। ठीक है, निर्भरता थी दूसरे देशों पर। तो एक तो निर्भरता की समस्या थी जो दूसरे देश पर थी, और भुखमरी के लिए हमको अनाज दूसरे से लेना पड़ता था। अनाज की मांग कर रहे थे हम लोग, ठीक है, अनाज की मांग कर रहे थे दूसरे देशों से। निर्भरता कि अगर दूसरा देश देगा तो हमको तब खाना मिलेगा। आपको याद होगा, ठीक है, कि एक दिन व्रत रहने की भी बात कही गई थी। तो ऐसे कंडीशन को, इन दो चीजों को हटाने के लिए, इनका निवारण करने के लिए ये हमारे पास समस्याएं थी, ये समस्याएं थी, और इन समस्याओं से निजात पाने के लिए भारत के पास एक नई आइडियोलॉजी आ गई। और वो आइडियोलॉजी लाने वाले कौन थे? स्वामीनाथन साहब थे। स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न से नवाजा भी गया है। तो स्वामीनाथन साहब ने हाई यील्डिंग सीड की बात की, और जो बेहतर उत्पादन देने वाले, बेहतर उत्पादन देने वाले जो बीज थे, ठीक है, उनकी बात की गई। बेहतर उत्पादन देने वाले बीज का उपयोग करके, या बीजों का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाने की कृषि पद्धति, या ऐसा बता लें, बढ़ाने की कृषि क्रांति हरित क्रांति कहलाई। क्या कहलाई बेटा? हरित क्रांति कहलाई। हरित क्रांति में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, हरित क्रांति में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो खाद्यान्न थे, ठीक है, हरित क्रांति में जो खाद्यान्न थे उन्हीं का, जैसे चावल था, मतलब जिसको धान कहते हैं, जैसे गेहूं था, इनका उत्पादन खूब बढ़ा। अब हमको निर्भरता, ठीक है, इनका उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन बढ़ने से अब हमारे पास क्या हो गया? सरप्लस बचने लगा। अब हम दूसरे को दे सकते हैं। तो इसमें उन विद्वानों को आप कभी मत भूलिएगा, ठीक है, स्वामीनाथन साहब एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, तो इनको यहाँ पे हरित क्रांति का प्रणेता, जन्मदाता कहा जाता है। हरित क्रांति में ठीक ठाक प्रदर्शन ने किया, जहां भुखमरी दूर हुई और निर्भरता दूसरे देशों पर दूर हुई, हम सरप्लस को कर पाए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट, अंतिम पॉइंट बचता है, जो 7वां पॉइंट है, वो हमारे पास है पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के लिए मार्च 1950 में स्वतंत्र भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई प्यारे बच्चों? योजना आयोग बनाया गया, जो इनको रेगुलेटरी अथॉरिटी थी। योजना आयोग की स्थापना की गई, और इसी योजना आयोग के तहत ही हमको विकास करना था और योजनाओं की चर्चा करनी थी। ये 5 वर्ष के लिए योजनाएं थी, ठीक है, 5 वर्ष की योजनाएं होती थी, और इन्हीं में हमको गरीबी, भुखमरी और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए इस पे काम करना था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में चलती है, ये पहली योजना थी, और पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था हमारे पास कृषि उत्पादन बढ़ाना, कृषि टारगेट था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में जब आती है, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई, और जिसमें हमको ध्यान देना था उद्योगों को बढ़ावा देगा, उद्योगों की स्थापना करना। अब उद्योगों की स्थापना के साथ साथ हमको तीसरी पंचवर्षीय योजना मिलती है 61 में, और इसके तहत हमको तीसरी पंचवर्षीय योजना मिलती है प्यारे बच्चों, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमको कृषि उद्योग दोनों पे ध्यान देना था। क्लियर है? और कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, और इन पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे पहली पंचवर्षीय योजना अगर हम देख लें, तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना अगर हमको देखना है तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में पहली योजना चालू की गई थी। और कहा जाता है कि जो हमारी कुल मिलाकर के जो योजनाएं थी, कुल योजनाओं की जो संख्या थी वो 12 थी। 5 ईयर प्लान, कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, ठीक है। और 12 पंचवर्षीय योजनाओं में 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं में सबसे ज्यादा वृद्धि दर दर्ज की गई, सबसे अधिक मैक्सिमम वृद्धि दर्ज की गई। ये बात भी आपको ध्यान देना है। इसमें अंतर्निर्भरता थी, गरीबी उन्मूलन की बात थी, गरीबी हटाओ का भी नारा दिया गया, और ये बाकी चीजें जिसके बाद में हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये पंचवर्षीय योजनाएं पूरे के पूरे भारत के भविष्य को बदलने वाली थी। तो यहां पर आप इन बातों को भी लिख सकते हैं। और ये जो 7 टॉपिक है प्यारे साथियों, ये 7 टॉपिक आपके 11th में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि अपने जो साथी हो, सहपाठीगण हो, मित्र यार दोस्तों, उनको भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ ऐसे सभी सब्जेक्ट की तैयारी में अपनी धार देने के लिए, शान देने के लिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए विद्याकुल के साथ बने रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं विदा चाहता हूं। ये 7 टॉपिक आपके कंप्लीट हुए, जहां 30% मार्क्स की गारंटी थी यहां से, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे एक बार शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।